हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मराठा शक्ति। हम आज मराठा शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही शानदार टॉपिक है जिस पे हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और हम पेशवा बाजीराव जी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का जिसे हम आज पढ़ेंगे। और इससे पहले की जो क्लास थी, जो भी हमने उसमें पढ़ा था, उसका जल्दी से फास्ट में रिकॉल करा देता हूँ। जिसमें हमने मुगल काल के अंदर संगीत कला के बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत हमने साहित्य के बारे में पढ़ लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कल की क्लास में मैंने आपको कराई थी, वो था सिखों के पूरे 10 गुरु, और उन 10 गुरुओं को क्रम से मैंने याद कराया था, उनकी ट्रिक बताई थी शानदार, और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिछली क्लास का एक रिकॉल करा देता हूँ और उसके बाद फिर हम इस नए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने सिखों के युद्ध पढ़े थे, जिसमें आपको बताए थे कि जो सिख थे ना, उनके दो युद्धों को जरूर याद रखेंगे। जैसे 1800 में हुए थे तो एक याद रखना है हमें 1845 का, और एक याद रखना है हमें 1848 का, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सिख जो थे ना, वो रेल की रूफ पे चढ़ गए थे। ठीक है, सिख जो थे वो रेल की रूफ पे चढ़ गए थे, तो रेल यानी 45 और रूफ यानी कि 48। ठीक है, इसके अलावा इसमें सोबराव की लड़ाई हुई थी। सोबराव की लड़ाई में अंतिम रूप से निर्णायक रूप सिद्ध हुई थी ये लड़ाई, और इस युद्ध में सिखों की हार हो गई थी। ठीक है, तो देखो, आंगल शब्द लगा हुआ है, जब भी लगा है तो आप समझ जाइए कि भाई ये अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ है। आंगल मराठा युद्ध भी पढ़ेंगे हम आगे जाके, आंगल बर्मा युद्ध भी पढ़ेंगे, आंगल सिख युद्ध आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, और काफ़ी आंगल कर्नाटक, आंगल मैसूर युद्ध भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने प्रथम आंगल युद्ध के बारे में पढ़ा कि इसमें महाराजा दिलीप सिंह के बारे में दिया हुआ है कि दिलीप सिंह जो थे वो अल्पवयस्क थे, और उनकी माता जिंदन थी, उनकी संरक्षिका थी, और महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश के साम्राज्यवाद का ये परिणाम हुआ था ये युद्ध। ब्रिटिश साम्राज्य मतलब अंग्रेज धीरे धीरे अपने पैर जमा के आगे बढ़ चुके थे, और जिंदन की महत्वाकांक्षा थी कि ये उनको हरा दें या उनको वहाँ से हटा दें। लेकिन बाद में जाके हुआ ये कि अंग्रेज विजयी हो गए। ठीक है, गुरु गोविंद जी के बारे में, गुरु गोविंद साहब के बारे में हमने पढ़ा था कि 10वें और अंतिम गुरु थे, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। और इन्हीं ने 5 प्रकार के का जारी किए थे सिखों के लिए। 9वें गुरु थे तेग बहादुर, और तेग बहादुर थे, उनकी हत्या जो थी, हत्या करवा दी गई थी। 9वें गुरु थे तेग बहादुर। और जहाँ तक है बंदा बहादुर को भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो बंदा बहादुर थे ना, वो 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब के बाद जो 10 गुरु समाप्त हो गए थे, उनका बाद में उस सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बंदा बहादुर थे। और बंदा बहादुर को फर्रुखशियर, जिसे घृणित और कायर बोला जाता है, बंदा बहादुर की फर्रुखशियर ने हत्या करवा दी थी, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और 8वें हरि किशन थे। किशन से मैंने किशन यानी कृष्ण जी याद कराए थे कि जन्माष्टमी याद रखो, तो अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो 8वें हरि किशन हो गए। ठीक है, हरि राय यानी हर एक को राय दी जाती है कि वो अपने फैमिली के साथ रहे। हर गोविंद 6वें नंबर के गुरु थे, और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने इनको कैद करके रखा था। 5वें गुरु थे अर्जुन देव, मैंने बताया था 5 पांडव, और उन 5 पांडव में से एक थे अर्जुन। रामदास, गुरु रामदास मैंने आपको बताया था 4 का अल्फाबेट जो होता है आर होता है, और आर से ही हमें याद आता है रामदास जी। अमरदास की अगर हम बात करते हैं, तो जो अमरदास हैं, सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास। अमर अकबर एंथोनी में एक अमर था, तो अमर से मैंने आपको याद कराया। 22 गद्यों की स्थापना करी। और अंगद देव जो थे वो सेकंड नंबर के थे, और अंगद देव को लहना भी कहा जाता है। और अंगद देव जो हैं गुरुमुखी लिपि और लंगर प्रथा, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म, और वर्तमान पाकिस्तान की हम बात करेंगे। और यही सिख धर्म के संस्थापक थे, इनके बारे में हम और पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने जो कुछ यात्री आए हुए थे मुगल काल में, जैसे अकबर के समय में एंथोनी मोसेरात आया था। ठीक है, और यहाँ औरंगजेब के समय में, जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस आया था, तो ऐसे इनके नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो एंथोनी बोलता है क्या खाओगे, फिश, तो विलियम एक फिश था, और एंथोनी मोसेरात था, ये दो अकबर के समय में आए हुए थे। ठीक है, औरंगजेब के समय में मनूची, मैंने बताया था कि औरंगजेब की मन की सोच जो थी वो ओछी थी, तो उससे मनूची मैंने आपको याद कराया था।
इसके अलावा फ्रांसिस वर्नियर है, सर टॉमस रो है, विलियम फिच है। देखो ये विलियम फिच वो राल्फ फिच होगा, राल्फ फिच होगा जहां तक, हाँ राल्फ फिच है, वो राल्फ फिच है, ये विलियम फिच है, तो वो फिच के चक्कर में ये विलियम फिच याद आ गया। बट राल्फ फिच और एंथोनी मोसेरात अकबर के समय में थे, और विलियम फिच और सर टॉमस रो और फ्रांसिस वर्नियर ये जो है, ठीक है, तो ये इसमें जहांगीर के समय में। और एक और चीज है, देखिए कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के कार्यकाल में आया था, 1608 में सूरत पहुंचा था। स्वाभाविक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी थी, है ना। इसके अलावा हमने कुछ साहित्य पढ़े थे जो मुगल काल के थे, जिसमें 16वीं 17वीं सदी में बताते हैं कि हिंदुस्तानी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। और 7वीं से 10वीं सदी बताई गई है कि इसके मध्य हिंदी का विकास हुआ। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को वीर गाथा के नाम से माना गया है, और हिंदी शब्द का प्रयोग मुल्ला याजदी की पुस्तक जफरनामा में सबसे पहले किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जफरनामा, मुल्ला याजदी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सैफुद्दीन याजदी भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हमने ताजुल मानी का ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। आपको बताया था अनवर ए सुहेल जो है वो क्या है, पंचतंत्र जो बुक है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, उसका अनुवाद किया गया था फारसी में, वो अनवर ए सुहेल है, ठीक है। इसके अलावा दारा शकों ने संस्कृत में ग्रंथ भगवत गीता योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया था, ये भी पढ़ा है। राज तरंगनी के बारे में हमने पढ़ा था, बहर उल अस्मार के नाम से राज तरंगनी का भी फारसी में अनुवाद किया गया था। रज्मनामा या रमजानामा के नाम से महाभारत, चकवस्त है तो रामायण, ये सब नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ने तुजुक बाबरी के नाम से बाबरनामा फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा मिर्जा हैदर दो गलत तारीख रशीदी, रशीद में दो गलत थी, वो 12 थी, वो दो गलत तारीख दी थी, और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी, ये भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़े थे मुगल बादशाहों के द्वारा जो उद्यान का निर्माण किए गए थे उनके बारे में। हमने पढ़ा था एक चश्मा ए शाही उद्यान था जो आसफ खान ने बनवाया था, निशांत उद्यान और चश्मा शाही। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार उद्यान बनवाया था, इसके बारे में पढ़ा था। और शालीमार उद्यान एक कश्मीर के अंदर है जिसका निर्माण नूरजहां के द्वारा और शिलान्यास आसफ खां के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मालियों का मुकुट जो है वो बाबर बाबर को कहा गया है, और बाग ए नीलोफर यानी कमल उद्यान का निर्माण भी करवाया गया था। और आराम बाग जो वर्तमान में राम बाग के नाम से जाना जाता है, ये आगरा में है, और इसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। संगीत कला के अंदर हमने पढ़े थे कुछ वाद्य यंत्र के बारे में। हमने देखा कि सितार और तबला, यानी कि इसको टीवीएस और पीएमटी से याद कराया था मैंने। तंबूरा, ईरानी तंबूरा और भारतीय बीणा को मिला के सितार बना, और पखावज और मृदंग को मिला के तबला बना। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो तानसेन थे, तानसेन बड़े ही महत्वपूर्ण संगीतकार थे। अकबर के दरबार में 36 प्रकार के गायक थे ये बताए जाते हैं, और तानसेन बाज बहादुर जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध जो कलाकार थे, ये संगीतकार थे। और नगाड़ा बजाने का शौकीन जो था अकबर था, उसके बारे में आपको बताया था। तानसेन का जो नाम है रामतनु पांडे, तानसेन जी का जो जन्म हुआ था बेहट ग्वालियर, आपको बताया था। और इन्होंने स्वामी हरिदास से शिक्षा ली थी, और मोहम्मद गौसबीन के गुरु थे। इसके अलावा अकबर के दरबार में आने से पहले ये रीवा के महाराज रामचंद्र बघेल के दरबार में थे, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा इनको दी गई थी। और इसके अलावा इन्होंने जो है मियाँ की तोड़ी है, मियाँ की मल्हार है, दरबारी कन्नड़ जो है ना, रागों का आविष्कार किया था। और शाहजहां स्वयं एक अच्छा गायक था, और उसका प्रिय राग जो था ध्रुपद था, ये भी बताया था। तानसेन के दामाद लाल खां, लाल खां गुड़ समुद्र हमने पढ़ा है। और बिलास खां, ठीक है, बिलास खां भी पढ़ा है। इन दोनों को उपाधि दी गई थी, जैसे कि शाहजहां ने लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी, ठीक है। और पंडित जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और औरंगजेब के काल में संगीत जो था, संगीत तू फतूह अल हिंद जो नामक रचना थी मिर्जा मोहम्मद के द्वारा, संगीत पर एक ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, और अब हम नए टॉपिक पे जाते हैं जिसपे हम पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट किया था हमने कल की क्लास, तो मैंने कल का देखो आपका प्रीवियस जो था वो अच्छे से रिवीजन करा दिया। अब हम बात करेंगे मुगल काल के सॉरी मराठाओं के समय के बारे में। तो देखते हैं मराठा शक्ति में क्या। तो देखिए ये जो मराठा शक्ति है, इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं शिवाजी, ठीक है। शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में होता है,
और शिवनेर के दुर्ग में। अगर ऐसा बोलते हैं कि शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। और मराठा तो महाराष्ट्र वाला एरिया है, आपको पता ही है। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। ये दो नाम हमें याद करके रखने हैं कि शिवाजी जो थे उनके पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है। ये बीजानौर जो था, बीजानौर के बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक थे, उनके पुत्र थे शिवाजी। शिक्षा प्रशिक्षण दादाजी कोणदेव के संरक्षण में हुआ था। मैंने बताया था कि जो इसमें शिवाजी हैं, शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो उनके दादाजी कोणदेव थे, और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। ये मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो समर्थ रामदास जो थे उनके आध्यात्मिक गुरु, और दादाजी जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे कोणदेव। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1642 में सिंहगढ़ का दुर्ग बीजापुर से जीतकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंहगढ़ का दुर्ग उन्होंने जीता था, और यहां से अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी शिवाजी ने। इसके बाद में मुगलों से शिवाजी का सबसे पहला संघर्ष जो हुआ था वो 1657 में हुआ। बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने शिवाजी को धोखे से मारना चाहा, परंतु शिवाजी ने उसे ही मार दिया। ठीक है। इसके बाद में शिवाजी का अंत करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। ये शाइस्ता बड़े आहिस्ता से आ रहा था, तो इस पर उल्टा हमला कर दिया शिवाजी ने। ठीक है। तो दक्षिण की कमान सौंपी, और शिवाजी ने जो शाइस्ता आहिस्ता से आ रहा था ना, शाइस्ता खां पर रात में अचानक हमला करके घायल करके वापस भगा दी। अब बात आती है 1665। 1665 में औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया और पुरंदर की संधि की। तो मैंने आपको बताया था कि एक संधि होती है 65 में और एक संधि होती है 76 में। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 65 में। यानी इसमें जेल में पूरे अंदर, यानी कि जो भी क्रिमिनल थे उनको जेल में पूरे क्रिमिनल को अंदर कर दिया। ठीक है। सवाई जयसिंह ने रेगुलर प्लान के अनुसार जयपुर की स्थापना की थी। तो सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर जो स्थापना की गई थी। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए। ठीक है। आगरा स्थित जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके रखा, बट उन्हें ऐसा लगा कि ये मुझे मार सकते हैं, तो वो वहां से भाग निकले। ठीक है। जहां औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, और औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा स्थित, ध्यान रहे ये आगरा में है और भवन है जयपुर भवन। ठीक है। तो आगरा में स्थित जयपुर भवन है। हालांकि जयपुर तो राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान में आता है, बट ये जयपुर भवन है जो कि कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है। यहाँ पर कैद करके रखा, परंतु वो वहां से भाग निकले। रालिन्सन के अनुसार शिवाजी युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर देते थे। तो रालिन्सन कोई इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बताया है कि शिवाजी युद्ध में अगर किसी को बंदी बनाते थे तो उसे मुक्त भी कर देते थे। ठीक है। अब बात आती है शिवाजी के राज्याभिषेक की। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो 74 में। इस 74 को याद करना है तो उसके ऑब्जेक्ट में आपको कार बता देता हूँ, आप कार से याद कर लीजिए कि शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो कार में बिठा के उनको, है ना, सनरूफ वाली जो थी उसमें विंडो थी, और उसमें बिठा के बढ़िया रोड शो किया गया, है ना, उनको निकाला गया। यानी कार में बैठे हुए थे, कार में खड़े हुए थे, ये कह सकते अपन। ठीक है। तो राज्याभिषेक जो हुआ था शिवाजी का वो कब हुआ था, 1674, 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। छत्रपति की उपाधि धारण की, छत्रपति की, और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है। शिवाजी की जो मृत्यु हुई कब हुई, 1680 में। तो हमें 2-3 ईयर भी याद करके रखनी पड़ेगी। हमें 1680 को भी याद रखना पड़ेगा, हमें 1674 भी याद रखना पड़ेगा। शिवाजी का जो पहला अभियान था वो भी याद रखना पड़ेगा, शिवाजी का जो जन्म हुआ वो भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में हुआ। कहाँ पे हुआ, शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी का जो पहला अभियान था सिंहगढ़ का दुर्ग, वो याद रखना है। शिवाजी के दादाजी का नाम हमें याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा पुरंदर की संधि भी याद करके रखनी है। अब क्या हुआ, शिवाजी के बाद मराठाओं की कमान उनके बड़े पुत्र संभाजी, ठीक है, ये संभूजी लिखा हो गया है बट ये संभाजी है। ठीक है। शिव शंभू, जैसे शिव शंभू कहते हैं ना, शिव यानी शिवाजी, शंभू यानी संभाजी। ठीक है। तो शिवाजी के बाद में कौन आए, संभाजी। 1688 में मुगलों से पराजित होकर मारा गए। ठीक है। तो ये मुगलों से पराजित होकर मारे गए। उसके बाद में शिवाजी के दूसरे पुत्र आए
राजा राम। ठीक है, राजा राम। तो शिव शंभु राजा तारा, ऐसे करके मतलब आप याद करिए, शिव शंभु राजा तारा। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको चार क्रम से जो भी बने हुए हैं इसमें जो शिवाजी के उत्तराधिकारी, तो आप उनको याद करें क्योंकि इनका क्रम जरूरी है। तो जहां तक एक एग्जाम में मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देखा था जिसमें इनका क्रम पूछ लिया गया था आगे पीछे करके, इसका सही क्रम क्या है, तो अगर हम इसको लॉजिक से याद करते तो याद रख पाएंगे। तो शिव शंभु राजा तारा, तो शिव शंभु राजा हैं कि नहीं बताओ, महाकाल राजा हैं कि नहीं है ना। तो शिव शंभु राजा हैं तो तीन तो याद रखेंगे, शिव से शिवाजी, शंभु से संभाजी और राजा से राजा राम। और राजा राम के बाद में आई ताराबाई। ठीक है, फिर आएंगे साहू। तो देखिए सब नाम याद करना है हमें। देखिए यहाँ पर शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम, राजा राम 1600। अब इसमें इनके ईयर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि आप इनकी ईयर याद करें। ठीक है, और क्रम याद कर लीजिए किसके बाद कौन आया था, वही सफिशियंट है। ठीक है, राजा राम के बाद उसकी पत्नी ताराबाई। ठीक है, ये राजा राम है, राजा राम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई जो है वो शासिका बन गई, जो 1700 से 1707 तक रही ताराबाई। ताराबाई के बाद में शंभू का पुत्र साहू। ठीक है, साहू, साहू जो है वो बने 1707 से लेकर 1740 तक शासक रहे। ठीक है, साहू अयोग्य शासक था जिससे सारी शक्ति जो थी मंत्री परिषद के प्रमुख पेशवा के पास आ गई। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पेशवा, और पेशवा का अर्थ है यहां पर प्रधानमंत्री। ओके, यहां पर पेशवा का अर्थ है क्या, पेशवा का अर्थ है यहाँ प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पर ये चीज भी हमें याद रखना है, साहू अयोग्य शासक थे जिससे सारी शक्ति मंत्री परिषद के प्रमुख पेशवा के पास आ गई। पेशवा का पद जो है वो साहू के काल में वंशानुगत हो गया। पेशवा का जो पद है वो साहू के काल में क्या हो गया, वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब उनके पुत्र फिर उनके पुत्र फिर उनके पुत्र। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि किसके समय में पद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, तो साहू के काल में वंशानुगत हो गया था। ठीक है, तो शिव शंभु राजा तारा, एक और याद कर लो बस, साहू। ओके, तो शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई और फिर साहू। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1714 से 1720। यहाँ पर जो पेशवा हैं, पेशवा, ठीक है, पेशवा थे और इन्होंने मुगलों से दक्षिण में कर वसूली का अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, तत्कालीन मुगल सम्राटों को बनाने और हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। यानी कौन मुगल शासक बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो एक मतलब पद दिया गया था इनको। ठीक है, तो पेशवा थे यानी प्रधानमंत्री थे, तो मुगल सम्राटों को बनाने और हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पेशवा राज्य का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, बालाजी विश्वनाथ को हमें याद रखना है। उधर 5 नाम याद रखना है, इधर बालाजी विश्वनाथ को याद रखना है। फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद में आएंगे बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे बालाजी विश्वनाथ लिखा तो बालाजी शब्द का है, फिर इनके बाद में आएंगे ये लिखे हैं बाजीराव। ठीक है, तो ये हो गया बालाजी, ये हो गए बाजीराव। फिर तीसरे नंबर का इनमें बालाजी और बाजीराव दोनों मिक्स होकर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, ऐसे करके याद करके रखना है अपन को। ठीक है, तो देखिए बालाजी विश्वनाथ कौन थे, वो पेशवा राज्य का संस्थापक इनको कहा गया है, क्योंकि इनके बाद में जितने भी जो बने हैं 2 3 4 नाम, उनके नाम के आगे पेशवा लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाजीराव प्रथम लगा है तो इनको अपन बोलेंगे पेशवा बाजीराव प्रथम। ओके, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी ये पेशवा बाजीराव प्रथम के मतलब इन्हीं के उस पे आई थी टॉपिक पे। ठीक है, मतलब इसी में रणबीर कपूर ने इन्हीं का ही अभिनय किया था उसमें जहाँ तक है। ठीक है, और एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण थी शायद। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 40 तक इनका कार्यकाल रहा। गुजरात हैदराबाद के निजाम, जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हैदराबाद के निजाम और मुगल क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, और हैदराबाद जो निजाम थे इन्होंने इनसे संधि भी करी थी। ठीक है, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव आ गए 1740 से लेकर 1761।
इनके काल में मराठा शक्ति चरम सीमा पर थी और बालाजी बाजीराव ने मराठा राजधानी सतारा से हटाकर पूना में बना ली थी। देखिए ये जगह है सतारा जो कि महाराष्ट्र में आती है, और सतारा के बारे में बताते हैं कि एक हमारे भारत में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी। और ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये इतिहास में हड़प नीति के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्रियंस ऑफ लैप्स, ये हड़प नीति के लिए जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये हड़प नीति के लिए जाना जाता है, और इसी ने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, ये जो लॉर्ड डलहौजी है ना, इसने सबसे पहले सतारा को हड़पा था। और ये जो सतारा आता है ये आपका महाराष्ट्र में आता है। ओके, ये जो सतारा है ये आता है आपका महाराष्ट्र में। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अनुसार सतारा को सबसे पहले हड़पा था, ये महाराष्ट्र में आता है। और ये सतारा से हटाकर इन्होंने पूना में अपनी राजधानी बनाई। आपको पता है कि पूना के पेशवा, ओके, पूना के पेशवा जो हैं वो हमारे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पूना के पेशवा हैं, नागपुर के भोसले हैं, ग्वालियर के सिंधिया हैं। ठीक है, ये मतलब हमें पता होना चाहिए। तो पूना इन्होंने बना ली थी, बालाजी बाजीराव ने मराठाओं की राजधानी, पहले सतारा होगी तो सतारा से हटाकर इन्होंने पूना में बना ली, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और देखते हैं 1761 का मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने देखा होगा कि एक पिक्चर आई थी पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था तो 1761 में। तो हमें 26, 56 और 61 ये तीन याद करके रखनी है। बट यहाँ पर 26 है तो ये 1526, 56 है तो ये 1556, लेकिन 61 है तो ये 1761 हमें याद करके रखना है। ठीक है, 26, 56, 61, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, अगर पूछते किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था सदाशिवराव भाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ कौन है, मराठा है, और अहमद शाह अब्दाली कौन होगा, मुगलों की तरफ से होगा। ठीक है, और इसमें इस युद्ध में हार के बाद मराठा शक्ति का पतन हो गया, यानी कि मराठा हार गए थे। ठीक है, तो 1761 का पानीपत तृतीय युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक ये जो है 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में। ठीक है, ये पिक्चर भी आ चुकी है, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो हो सकता है आपने देखा हो। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का 7वां आक्रमण सिखों के विरुद्ध था। अहमद शाह अब्दाली का जो 7वां आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था भाई, सिखों के विरुद्ध था। उसके बाद में होती है सालवाई की संधि, और ये जो सालवाई संधि है ये होती है 1802 में, सॉरी ये होती है 1782 में, और दो में एक आपकी बस्सेन की संधि होगी। ठीक है, ये 82, और इस 82 को आप याद रखेंगे फैन से। ठीक है, फैन से मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ सालवाई की संधि। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सालवाई की संधि कब हुई थी, तो सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। और पूछते हैं ये किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में देख लेते हैं, तो 1800 जहाँ तक है ये 1700 ही होना चाहिए। हाँ, 1720-40 ये चल रहा है ना, तो 1782 है। ठीक है, यानी ये थोड़ा 50+ अगर ईयर आती है तो आप समझ जाओ 1700 के लगभग है, और अगर 50 से डाउन नीचे है, 20 से नीचे है ना, तो आप समझ जाओ कि स्टार्टिंग की ईयर है तो 1801, 1802 ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें याद हो ही जाएगा, ये दो तो कहीं गए ही नहीं है, ये तो पक्का ही है। बट क्या है, अगर ये कंफ्यूजन होता है 1700 1800, तो ये आप सीक्वेंस में पढ़ ही रहे हो तो इतना तो अंदाजा तुम्हें हो ही जाएगा। ठीक है, 1700 1800 की टेंशन मत लेना, अगर स्टार्टिंग वाली ईयर आती है 20 से कम की तो समझ जाओ 1800 है, और अगर ऊपर की आती है 50 से ज़्यादा की तो समझ जाओ 1700 है। और उसके बाद में आपको पता है फिर सीधा 1857 की क्रांति होती है। ओके, और 1857 की क्रांति के बाद में फिर आपको पता है आंदोलन वगैरह ये सब होते हैं। और 1764 का बक्सर का युद्ध था, ये इसके बाद में युद्ध होने का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपना एक पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया था। फिर तो
आपके अंग्रेजों के वो युद्ध हैं जिसमें आंगल मैसूर युद्ध है ना, आंगल नेपाल युद्ध है, आंगल बर्मा युद्ध है ना, आंगल सिख युद्ध हमने पढ़ी लिए हैं, तो वो उस टाइप के युद्ध होंगे, वो अपन सब सेपरेट कर ही लेंगे, ठीक है। अब साल बाई की संधि 82 कैसे याद रखोगे? तो साल बाई, तो सोचिए एक बाई थी, घर में काम करती थी, और साल में बाई एक छोटा सा फैन था, मिनी फैन, ठीक है, एक मिनी फैन था, टेबल फैन था एक, और उसको बाई जो थी ना वो साल में छुपा के ले जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। और उनको किसी ने देख लिया और देख के हाल की हाल मालकिन से बोल दिया, तो बाई के पास क्या मिला? फैन मिला। तो साल बाई यानी साल में छुपा के बाई क्या ले जा रही थी? फैन ले जा रही थी। तो ये 82 हमें एक्यूरेट याद आता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ये संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई है? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, ठीक है। बस्तर की संधि से मराठे अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए। बस्तर की संधि की बात करेंगे तो ये हुई थी 1802 में, ठीक है। और यहाँ पर 02 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम सोना, 02 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम सोना। तो बस से जब हम जाते हैं, कैसे से जाते हैं? बस से जाते हैं हम, तो हमें क्या पसंद है? बोले सोना पसंद है। यानी कुछ लोग ऐसे नहीं होते, जब बस से लंबा सफर होता है तो सो जाते हैं, बोलते यार मेरा दिमाग खराब होता है सफर में, इसलिए मैं तो सो जाता हूँ तो वही नींद खुलती है तो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बस से जाते हैं तो उन्हें सोना पसंद है, ठीक है, सोते हुए जाते हैं, नींद लेते हुए जाते हैं, ठीक है, सोना। तो ऐसे ही करके याद रख लिए। हालांकि हालांकि मैंने आपके जो सीनियर हैं पुराने स्टूडेंट को मैंने बस्सन से बेसन याद कराया था, उनको बताया था बेसन, बेसन कैसा होता है? पीला होता है ना। और सोना जो होता है सोना, वो भी कैसा होता है? पीला होता है। तो ऐसे करके भी याद कराया, मतलब दोनों तरीके हैं। अगर आप नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप बस से जाओ और बस से सोना पसंद करते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा गया है। यहाँ पर अष्टप्रधान होते थे, मतलब 8 मंत्रियों का एक समूह, और अष्टप्रधान में 8 मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री था और अमात्य वित्त मंत्री, मतलब अब ये जो चीजें हैं ये उनके एक हिसाब से, जैसे मुगलों के हमने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी उसी तरीके से हम ये मराठाओं की पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है मराठाओं में वो क्या है कि आप क्रम को याद रखिए, और अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी मराठा के बारे में कुछ विशेष पॉइंट हाईलाइट है तो उसको याद रखिए, ठीक है। जैसे पेशवा राज का संस्थापक किसे कहेंगे, किसने पूना को अपनी राजधानी बना लिया था सतारा से हटा के, है ना, किसके समय में ये बन। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अभी आगे इसमें मराठाओं के, ठीक है। वो क्वेश्चंस देखना आप, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और कैसे आंसर निकल के आते हैं, वो सब मैंने इसमें आगे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पेशवा क्या है? प्रधानमंत्री है। अमात्य क्या थे? वित्त मंत्री, ठीक है। अमात्य किसको बोला गया है? अमात्य बोला गया है वित्त मंत्री को। हालांकि ये अमात्य जो थे ना अधिकारी हुआ करते थे, मौर्य वंश से हम पढ़ते आ रहे हैं अमात्य, ठीक है। पेशवा प्रधानमंत्री, बाकिया नवीस गृह मंत्री। हमने बाकिया नवीस जो पढ़ा है वो गुप्तचर को पढ़ा है मुगलों में। किसको पढ़ा था? गुप्तचर को, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाक्य नवीस यानी वाकई में नहीं लेता था कोई इनसे फीस, ऐसा कुछ याद करा था। तो यहाँ पर बात चल रही है मराठाओं की, तो मराठाओं में एक वाक्य नवीस एक पद था जो गृह मंत्री का पद था। ये थोड़ा सा याद करके रखना, ठीक है, क्योंकि उधर अलग है और इधर अलग है, शब्द एक है तो अर्थ चेंज हो गए ना, इसलिए याद रखना ये गृह मंत्री, वाकिया नवीस गृह मंत्री, ठीक है। अब यहां पे लिखा है दवीर या सुमंत विदेश मंत्री होते थे, ठीक है। दवीर और सुमंत जो थे वो विदेश मंत्री थे। तो दवीर को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो जो भी विदेश मंत्री होते हैं वो दवी नहीं होते किसी से, ठीक है, किसी से दबे नहीं होते विदेश मंत्री। वो खुल के बात करते हैं अपने देश के बारे में। विदेश मंत्री होते हैं जैसे हमारे एस जयशंकर काफी समय से विदेश मंत्री हैं, तो वो जाते हैं दूसरे देश में, ठीक है, किसी दूसरे देश में गए तो वो दबे नहीं होते, वो अपने भारत के बड़े कॉन्फिडेंस से जाते हैं, ठीक है। तो दवीर या सुमंत, सुमंत को याद रखना, ठीक है, सुमंत को याद रखना है। और विदेश मंत्री को याद रखना, ठीक है। या हम ऐसे कहेंगे कि विदेश मंत्री विदेश यात्रा पर रहते हैं और 100 मंथ तक यात्रा करते हैं, 100 मंथ यानी कि 100 महीने तक यात्रा करते हैं, ठीक है। श्रुनबीस या सचिव शाही पत्राचार प्रभारी, यानी कि अगर श्रुनबीस है और सचिव है, ठीक है, तो शाही पत्राचार। तो सुन बीस से याद रखेंगे, सुन 20 रुपए दे देना,
इसको दे देना, सचिव को दे देना, और वो हमारा जो पत्र है वो दूसरी जगह पत्राचार के माध्यम से भेज देगा। सचिव यानी सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। तो श्रोणविश या सचिव बात एक ही है हालांकि, है ना। ये श्रोणविश या सचिव, अब सचिव से हमें समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे श्रोणविश या सचिव क्या है, शाही पत्राचार प्रभारी है कि अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी मैसेज भेजना है तो इनके माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। मतलब इनकी आज्ञा लेके भेजेंगे और ये ही भेजेंगे किसी को। सर ए नौबत, सेनापति, एक अलग ही शब्द है सर ए नौबत। देखो ये जो नौबत होता है ना, नौबत, नौबत का मतलब होता है परेशानी, क्योंकि नौबत जो है एक इस्लामिक वर्ड है, यानी उर्दू शब्द अपन कह सकते हैं हम। तो नौबत, नौबत जो है इस्लामिक वर्ड है, मुस्लिम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। तो सर ए नौबत से कैसे आ रहा है कि जब राजा के सर पे क्या आ जाए, नौबत आ जाए, यानी कि राजा के सर पे क्या आ जाए, परेशानी आ जाए। और राजा के सर पे अगर परेशानी आ जाती है तो वो किसको याद करता है राजा, सेनापति, जल्दी आओ, युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। तो सर ए नौबत है, तो सर ए नौबत से सेनापति याद रखना है। पंडित राव जो होते थे वो धार्मिक मामलों के मंत्री होते थे, जो भी धार्मिक मामला होता था उसके मंत्री होते थे पंडित राव। पंडित राव, तो नाम पंडित लगा हुआ है तो समझ जाओ, ठीक है। या न्यायाधीश, न्याय प्रमुख थे। शिवाजी विजित राज्यों से चौथ लेते थे, 1/4 यानी 25%। शिवाजी ने जिन क्षेत्रों में उसको जीत रखा था, तो उन क्षेत्रों को, जैसे शायद सिंहगढ़ का दुर्ग हमने पढ़ा था, तो जो भी क्षेत्र उन्होंने जीत रखा था वो चौथ लेते थे उनसे, ठीक है। 1/4 जो है टैक्स लेते थे अपने राज्य के जमींदारों से। और देखिए यहाँ पर क्या था, विजित राज्यों से तो लेते थे चौथ, जिन क्षेत्रों को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। और अपने राज्य के जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, जिन पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो उनसे लेते थे 10%, यानी 1/10 उनसे लेते थे 10%। और जिन क्षेत्रों को उन्होंने जीत रखा था उनसे रहते थे 25%। ओके, तो 1/4 और सरदेशमुखी, ये हमें याद करके रखना है, ठीक है। महाराज साहू ने रघुजी भोसले को बरार में कर वसूली के लिए नियुक्त कर रखा था। साहू जी जब थे उन्होंने रघुजी भोसले को बरार में नियुक्त कर रखा था। ये भोसले शब्द आपको दिख रहा है, ये भोसले जो होंगे वो नागपुर में अपना शासन जमाएंगे, एक पहचान बनाएंगे नागपुर के अंदर भोसले, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पेशवा और मराठा सरदारों को मिलाकर मराठा संघ एक कॉन्फेडरेसी बना, ठीक है। मतलब पेशवा और मराठा सरदार जो थे उनको मिला के एक संघ बन गया। इस संघ में पूना में पेशवा, जो मैं अभी आपको बता रहा था, पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, याद रखना है, बड़ौदा में कौन थे, गायकवाड़। इंदौर में होलकर, तो अहिल्याबाई होलकर का नाम, मल्हार राव होलकर का नाम सुना ही होगा, इंदौर में होलकर। ग्वालियर में प्रसिद्ध है सिंधिया। एक्चुअल में ये सिंधिया जो है ये मराठा हैं, और ये आए कहाँ से, ये आए महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ये ग्वालियर में आए। कैसे आए उसके ऊपर भी एक कहानी बनती है, बट हम इस चीज को डिटेल में पढ़ाते हैं एमपीजीके में, क्योंकि सिंधिया जो हैं ग्वालियर में प्रसिद्ध हैं, और ग्वालियर जो आता है हमारे मध्य प्रदेश का जिला है। तो स्वाभाविक हम मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश के डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। राणोजी शिंदे एक हुआ करते थे, राणोजी शिंदे, राणोजी शिंदे, ठीक है। राणोजी शिंदे से ही एंट्री होती है ग्वालियर में सिंधिया घराने की, ठीक है। तो वो हम आगे जब भी आप एमपीजी के पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही याद रखेंगे। और ग्वालियर में कौन, सिंधिया। और पूना में कौन, पेशवा। बड़ौदा में गायकवाड़। आज भी अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों के जो कौन है, महाराज हैं। इनके बढ़िया जैसे महल बने होंगे, ठीक है। तो इनका नाम चलता है इन क्षेत्रों में कि हाँ भाई ये हैं, पुश्तैनी हैं, और इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, इनका पूरा एरिया है उस हिसाब से, ठीक है। तो ग्वालियर में सिंधिया हो गए, नागपुर में भोसले, मैंने अभी आपको बताया, ये 5 प्रमुख सदस्य थे। तो इनसे एक पूरा जो है एक मराठा संघ बना हुआ था, और फिर बाद में जी अपने अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में राजा रहे, ठीक है। एक नाम आता है पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय के समय में अल्पायु के पेशवा, अतः मराठा राज्य की देखरेख के लिए 12 भाई नामक 12 सदस्य परिषद द्वारा हुई। देखो यहाँ पर एक चीज लिखी है कि पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय जो थे ना, वो एक अल्पायु के पेशवा बना दिए गए थे, ठीक है। कम आयु में ही उनको एक
पेशवा बना दिया गया था। तो ये जो पेशवा थे, पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय, तो ये अल्पायु के ही बन गए थे पेशवा। तो इनके समय में अल्पायु का पेशवा था, मराठा राज्य की देखरेख में एक 12 भाई यानी 12 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी कि अगर ये कोई डिसीजन ना ले पाए तो 12 भाई जो सदस्यों की टीम है वो इनको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ठीक है, 12 सदस्यीय परिषद के द्वारा हुई और इसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस प्रमुख थे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। ओके, बट सिंधिया सिंधे से आया, वो राणोजी सिंधे। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो सिंधिया घराने के पहले थे महाराष्ट्र में, तो वो थे राणोजी सिंधे। लेकिन ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? महादजी सिंधिया को जाता है। तो ये महादजी सिंधिया ये 12 भाई सदस्य के मेंबर थे और नाना फडणवीस भी यहाँ पे थे। ठीक है, अब देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज विजय हुए। अब मैं आंग्ल मराठा युद्ध की बात करूं तो एक हुआ था 17 में, एक हुआ था 03 में। ठीक है, और हाँ, एक मिनट, एक हुआ था 75 में, एक हुआ था 03 में, और एक हुआ था 70। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे ईयर डालेंगे? 1775, 1803 और 1817। ओके, तो ये जो 3 युद्ध हैं ये हो गए आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। और इतने क्लियर क्यों याद है? इतने क्लियर इसलिए याद है क्योंकि हमने इनकी भी ट्रिक से ऑब्जेक्ट बना रखी। ठीक है, तो हमने इसकी ट्रिक बना रखी है 750317 की। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमने ट्रिक याद रखनी है, कालू से माँ। ठीक है, ये देखो 75 है तो 75 का बना दिया हमने क्या? कालू। और 03 या 03 का हमने ऑब्जेक्ट क्या बना दिया? सेमा। ठीक है, कालू से माँ ने हमने हिंदी में कनेक्टर रख दिया है जिसका कोई मतलब ऑब्जेक्ट का कोई वो नहीं है ना, केवल एक सेंटेंस बनाने के लिए। कालू से माँ ने डक मांगी, बस इतना याद रख। कालू से माँ ने डक मांगी। अब कालू से माँ ने डक मांगी, ऐसा कैसे? तो देखिए, सोचिए, यहां पे लिखा है आंग्ल मराठा और इसको अपन बोल देते हैं पराठा। सोच लीजिए, मराठा को हमने पराठा बोल देते हैं। तो सोचिए, एक महिला थी, उन्होंने एक डक पाल रखी थी अपने घर में, डक यानी बतख। और वो उन्होंने एक पराठा बनाया था, डक को खाने के लिए बोला था बेटे से कि ले बेटा तू उसको डक को पराठा खिला दे। ठीक है, अब कालू चला तो वो जो है ना, डक जो है, डक की मुंडी पकड़ के ऐसे करके वो जबरदस्ती खिला रहा है, ले खा खा खा। अब ऐसे जबरदस्ती किसी की मुंडी पकड़ के खिलाओगे तो वो क्यों खाए, है ना? तो कालू से माँ ने डक क्यों मांगी? तो कालू ने बोला, माँ ने बोला कालू से, तू एक काम कर, तू मेरे को दे डक, तू नहीं खिला पाएगा, मैं ही खिला दूंगी। तो कालू से माँ ने डक मांगी। कालू यानी कि 75 हो गया, सेवा यानी 03 हो गया, डक यानी कि 17 हो गया। तो कालू से माँ ने डक मांगी 1775, 1803 और 1817। ये तीनों ईयर्स आपको याद करके रखनी है। ठीक है, ये आपको याद दिलाएंगे कि मराठा के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अब प्रथम आंग्ल मराठा कब होगा? 1775 में। ठीक है, अंग्रेज विजयी हुए। जितने भी युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ये सभी युद्धों में अंग्रेज जीत गए। बट हमें उनकी ईयर याद रखनी है। ठीक है, सालवाई की संधि हुई, वो मैं आपको बता चुका हूं, जब 75 में ये युद्ध होगा। ठीक है, तो 82 1782 मैंने आपको बताया था सालवाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया, होलकर और भोसले को हरा दिया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 में। ओके, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हमेशा के लिए हार गए। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 में। ये मैंने ईयर दे रखी है तो आप अपनी फाइल में इसमें ईयर डाल सकते हो और इधर इनकी ट्रिक लिख सकते हो, तो आपको वो याद हो जाए। ठीक है, संपूर्ण मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का हिस्सा बन गया। संपूर्ण मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का हिस्सा बन गया। ठीक है, डी बोने महादजी सिंधिया के आर्मी अध्यक्ष हुआ करते थे। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में 1766 से लेकर 1796 तक प्रशासनिक कार्य संभाला था, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है,
ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे यहाँ पे लिखा सालवई की संधि, तो आपको पता होगा कि ये जो भोसले की संधि है, सालवाई की संधि, ये क्या है, अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गया। तो ये बड़े बड़े जैसे इंदौर में होलकर हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं, है ना, तो इन्होंने इनमें से कुछ ऐसे हुए जिन्होंने अंग्रेजों से संधि यानी समझौता कर लिया और अंग्रेजों से बोला कि अंग्रेजों ने उनसे बोला कि हम आपको टच नहीं करेंगे, बस हम जो करते हैं हमें डिस्टर्ब मत करना, और आपकी जो प्रॉपर्टी जिस जगह पर है आप वहीं पर रहो, आप अपना जो है साम्राज्य नहीं बढ़ा सकते हो, उनका एक एरिया बता दिया, इतने में से तुम बाहर नहीं निकलोगे। जैसे होलकर से बोल दिया आप इंदौर हो तो इंदौर ही रहना, भोसले से बोल दिया आप नागपुर हो तो नागपुर ही रहना, इस टाइप से। तो एक लिमिटेशन लगा दी इनके ऊपर, है ना, कि ये ज़्यादा अपने एरिया को ज़्यादा वो नहीं कर पाए, तो अंग्रेजों से उनका समझौता हुआ है तो उसी हिसाब से अपन पढ़ लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में 66 से लेकर 96 तक शासन किया। तो ये अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्होंने 1770 में इंदौर की स्थापना की थी, मतलब इंदौर को डेवलप करने में, इंदौर की स्थापना करने का श्रेय अहिल्याबाई होलकर को जाता है। और इंदौर में अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी भी है, विश्वविद्यालय भी है, और आप देखेंगे बड़ी सी स्टैच्यू भी अहिल्याबाई होलकर की इंदौर में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे जो हमने मराठा शक्ति के बारे में पढ़ा है उसमें आपको पढ़ने को मिलता है, वही कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं बना के, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़े हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस निकालोगे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, जैसे साजी भोसले है, रामदास है, पूर्णदेव है, या फिर बाजीराव। तो आपने अभी पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो स्वाभाविक आपके दिमाग में आ जाएगा कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, संभाजी थे, समर्थ रामदास थे, कोणदेव थे, या बाजीराव थे। तो आपको मैंने बताया था कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ रामदास, ठीक है। इसके अलावा अगर बोलते हैं शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था, जिन्होंने राजनीति सिखाई, तो उनके दादाजी, दादाजी का नाम क्या था शिवाजी के, कोणदेव, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ, तो मैंने क्या बताया था कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो उनको कार पे बिठा के, बढ़िया कार सनरूफ वाली कार से जुलूस निकाला गया, ठीक है। कार यानी 74, तो यहाँ पे याद आ जाता है 1674। शिवाजी ने किस दुर्ग को जीत कर अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो शिवाजी ने किस दुर्ग को जीत कर अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी, तो सिंहगढ़ का दुर्ग था जिसे जीत कर उन्होंने अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी। और शिवनेर का दुर्ग था जिसमें जन्म हुआ था शिवाजी का 27 में। और जयपुर भवन आगरा में स्थित है जिसमें औरंगजेब ने उनको कैद कर किया था और वो वहां से भाग गए थे, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी जिसमें शिवाजी ने जयसिंह से संधि की थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अपराधी हैं पूरे जेल के अंदर, पुरंदर पूरे जेल के अंदर 65 जेल से मैंने याद कराया था। बड़ा इजीली आपको ऑब्जेक्ट से याद आ जाता है भाई। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, शिव शंभू राजा तारा मैंने बताया था, तो संभाजी आपको याद कराया। इसके अलावा पेशवा का पद किसके काल में वंशानुगत हो गया था। तो पेशवा जो है किसके समय में, तो देखो राजा राम, बाजीराव, संभाजी, साहू। तो पेशवा का पद यानी उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र इस प्रकार से साहू थे, ठीक है। तो साहू यहाँ पर वंशानुगत पेशवा का पद हो गया था। अगर बोलते हैं शिवाजी के बाद मराठा शासकों का सही क्रम क्या है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, शिव शंभू राजा तारा, ठीक है। तो शिव शंभू राजा तारा, तो यहाँ पे देखो शंभू राजा तारा दिख रहा है, यहाँ देखो शिवाजी राजा नहीं है, संभाजी तारा नहीं है, यहाँ साहू बालाजी राव हो ही नहीं सकता। तो शिव, केवल हमने, आप देखेंगे इन 4 ऑप्शन के अंदर केवल शिवाजी का नाम नहीं है, बाकी का क्रम पूरा दिया है, क्योंकि इसमें दिया है शिवाजी के बाद, है ना। तो शिव शंभू राजा तारा और साहू, तो यही आपका आंसर हो गया। तो अगर हमने उधर ट्रिक याद करी है तो हम इनका क्रम बता सकते हैं, नहीं करी है तो स्वाभाविक है समस्या आएगी। कौन सा मराठा था जिसने गुजरात, हैदराबाद के निजाम व मुगल क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको कि भाई कौन से मराठा थे वो जिन्होंने गुजरात, हैदराबाद के निजाम, कुछ मुगल क्षेत्रों को जीता और हैदराबाद के निजाम ने उनसे संधि भी करी थी। तो वो थे भाई पेशवा बाजीराव, ओके। पेशवा राज्य का संस्थापक किसे माना गया है, तो देखिए शिवाजी, पेशवा बाजीराव, संभाजी और पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवा राज्य का जो संस्थापक है
वो माना गया है बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको याद कराया है 26, 56 और 61। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है। साल बाई की संधि कब हुई थी? तो साल बाई यानी कि साल बाई, बाई जो थी ना वो साल में कुछ छुपा के ले जा रही थी। क्या ले जा रही थी? फैन ले जा रही थी, फैन। तो फैन यानी कि 82 हमें याद रखना है कि साल बाई की जो संधि है वो 82 में हुई थी। ठीक है। बस्सन यानी बेसन मैंने आपको बताया था, और कुछ बस्सन से बस से जाते हैं तो क्या करते हैं? सोना पसंद करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, आप ऑब्जेक्ट बना लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सोना यानी 1802 इसका आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको इनका एक क्रम भी याद करा दिया, इतने क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो गए। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होते हैं जब हम डिटेल को पढ़ते हैं। ठीक है। डिटेल पढ़ेंगे तब ये ओटी लग पाएगी आपकी, वरना अगर डिटेल नहीं पढ़ी है तो आप ओटी को सही नहीं कर पाओगे, गलतियां ज्यादा होंगी। और अगर डिटेल पढ़ी है, सही से पढ़ी है, उसके 1-2 बार रिवीजन कराए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। ठीक है। अब जैसे मराठा शक्ति को हमने कंप्लीट किया, उसके बाद में आता है भाई भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इसमें जो भारत में यूरोपियों का जो आगमन होता है, ठीक है, तो वैसे तो आपको पता ही है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रख दिए, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आ गया। तो यूरोपियों के आगमन में हम देखेंगे कि इनका क्या सीक्वेंस था, क्या क्रम था, इनका आने का क्रम क्या था और इनका बस जाने का क्रम था। जैसे सबसे पहले तो हमारे भारत में पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले भारत में कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है। तो पुर्तगाली आए, ठीक है। उसके बाद में डच आए। बात समझ में आ रही ना? उसके बाद डच आएंगे, फिर जहां तक है अंग्रेज आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे। देखिए यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है। अब आगमन है तो किस प्रकार से, पूरा एक बेसिक से दिया। तो हुआ क्या था, इनको ये क्यों आए, है ना, ये अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली वगैरह क्यों आए, क्या कारण है? तो देखिए पूरा एक सब कुछ लिखा हुआ है। तुर्कों ने भूमध्य तथा लाल सागर के मार्ग को बंद कर दिया। देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक स्वेज नहर है, आपको पता है। और ये जो स्वेज नहर है, इसको एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि जब भी यूरोप वासियों को एशिया आना होता है तो वो स्वेज नहर से निकल के ही आते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है ये, मान के चलिए। और अगर इससे नहीं आएंगे तो उनको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा मतलब उनको दूरी तय करना पड़ेगी इसमें। ठीक है। तो यूरोपीय के आगमन के बारे में देखें तो तुर्कों ने भूमध्य तथा लाल सागर के मार्ग को यानी स्वेज नहर को बंद कर दिया और समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ी। तो स्पेन की महारानी ने कोलंबस को बोला कि भारत के लिए तुम एक नया रास्ता खोज के लेके आओ। तो कोलंबस चल पड़े भाई। तो कोलंबस भारत ना पहुंच के अमेरिका पहुंच गया। ठीक है। तो अमेरिका की खोज की कोलंबस ने कब की? 92 में, 1492 में। मतलब वास्को डिगामा को बोला कि तुम अमेरिका के लिए नया रास्ता खोजो, तो वो भारत आ गया। और कोलंबस को बोला कि तू भारत जाओ, भारत का रास्ता खोज, तो वो अमेरिका पहुंच गया। तो 1492 में बोलते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 में बोलते हैं वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो वास्को डिगामा बोलते एक समुद्री लुटेरा ही टाइप का था, और वो समुद्र के मार्ग से वो भारत पहुंचा 1498 में। ठीक है। तो अंग्रेजों को एक नॉलेज मिली कि हाँ भैया भारत भी एक देश, और उसके किस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। ठीक है। जो अतिथियों का बढ़िया से स्वागत करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं बढ़िया। ठीक है। अतिथि देवो भव। अब सुनिए यहाँ पर क्या हुआ कि भाई कोलंबस को भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा, किंतु कोलंबस भारत के स्थान पे कहाँ पहुंच गया भाई? अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। और पुर्तगालियों का क्रम, मतलब जो पुर्तगालियों का क्रम तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पर ये बोलेंगे यूरोपियों का क्रम। ठीक है। यहाँ पर हम क्या क्या बोलेंगे? यहाँ यूरोपियों का क्रम। ठीक है। इसको यूरोपियों का लेना, यूरोपियों का क्रम हो गया। अब यूरोपियों का क्रम कैसे है? तो देखो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ओके। चलिए यहाँ पर यूरोपियों के आने का क्रम आपको सेपरेट दिया हुआ है। तो पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर कौन आए? डच, फिर कौन आए? ब्रिटिश, यानी कि इनको हम अंग्रेज भी कह सकते हैं। ब्रिटेन से आए ना, और डेनिस, और फिर
फ्रेंच। ओके, फ्रेंच जो है इनको हम कह सकते हैं फ्रांसीसी, कहेंगे ही, ठीक है, फ्रांसीसी। तो ये फ्रांस आपका यूरोप में आता है, ब्रिटेन आपका यूरोप में आता है, नीदरलैंड आपका यूरोप में आता है, पुर्तगाल आपका यूरोप में ही आता है, ठीक है, और डेनमार्क भी यूरोप वाला ही एरिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच, इनका एक क्रम है। बात समझ में आ रही? और फिर इनमें क्या करना है, यूरोपीय की कंपनियों का जो गठन हुआ, यानी किस तरीके से इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित करी, तो उसके बारे में दिया है। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रेंच लिखे हुए हैं इनमें, है ना। तो इनके गठन का क्या क्रम, पहले तो अपन इनके आने का क्रम याद रखें। तो कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पुर्तगाली पहले आया, ये आपको पता ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पीडी ईडीएफ याद कर लेना बस। पीढ़ी यानी प्रतियोगिता दर्पण भी होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजों की पीढ़ी यहां से आना शुरू हो गई, ठीक है। तो डी यानी देखो डच, वैसे भी हम डच जो हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे डच में देखो दो ही वर्ण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बताओ आप, दिख रहे हैं। तो डच तो वैसे ही सेकंड नंबर पे आया था, तो हमें पता ही चल जाता है ये से। और थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, इंग्लिश, ब्रिटेन। ओके, तो यहाँ पर पीडी ईडी क्या याद रखोगे, पीडी ईडी, यानी कि 2 और 4 चौथे नंबर पे आ गया। ये डेनिस है। डेनिस का कुछ इतना ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे, हम फ्रांसीसियों का युद्ध भी पढ़ेंगे, हम डचों को भी पढ़ने वाले हैं, पुर्तगाली पढ़ेंगे, अंग्रेज को पढ़ेंगे, बट डेनिस का इतना ज्यादा कोई विशेष रोल नहीं है। पर दिया हुआ है बुक्स में तो अपन पढ़ रहे हैं उसको, सीधी सी बात है भाई, है ना। अब इसमें करना क्या है, इसमें अब हमें जो इनकी कंपनी का गठन है, तो उसमें हमें दूसरे और तीसरे नंबर को एक्सचेंज कर देना है इनकी कंपनी की स्थापना के लिए। जैसे पीडी ईडीएफ याद कराया ना, तो यहां पर क्या करना है, पी की जगह ई कर दो, फिर डी कर दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो बस। डी को ऐसे ही रहने दो, एफ को ऐसे रहने दो। देखो, पुर्तगाली बन गया, ब्रिटिश बन गया, डच बन गया, डेनिश बन गया, और फ्रांसीसी बन गया। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हैं कि यूरोपियों के आने का क्रम क्या है, ठीक है। तो यूरोपियों के आने का जो क्रम है, यहाँ पर पुर्तगाली हैं, फिर डच हैं, फिर ब्रिटिश या अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। तो ये रहा इनका आने का क्रम, और ये रहा इनके बस जाने का क्रम, यानी इन्होंने कैसे कोठियां स्थापित करी हैं, ठीक है। अब यहां पर भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों में कौन कौन ऐसे विशेष थे भाई। भारत में पुर्तगाल के अभियान की शुरुआत 1498 में पुर्तगाल के राजा एमानवेल के संरक्षण में हुई। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है वो कैप ऑफ हॉप बर्ड को पार करके कलिकट बंदरगाह पहुंचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो ये जो कलिकट बंदरगाह है समुद्र के किनारे स्वाभाविक है, और ये कलिकट बंदरगाह जो है जहां तक है केरल में, ओके। और एक पुलिकट है, वो पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और केरल वाला जो एरिया है, ठीक है, तो केरल यानी समुद्र के रास्ते से आए। तो कलिकट बंदरगाह पहुंचा, और कलिकट बंदरगाह में एक राजा हुआ करता था जमोरिन, राजा जमोरिन, जमोरिन ने इनका स्वागत करा, किसका, वास्को डिगामा का। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, या हम कहते हैं कि वो कैप ऑफ होबर्ड को पार करके कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया, और कलिकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत करा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1501 में दोबारा से वास्को डिगामा पुनः भारत आया। 1501 में वास्को डिगामा दोबारा से भारत आया, पुनः आया भारत में, दोबारा यात्रा करी उसने 1501 में वास्को डिगामा ने। पुर्तगालियों ने कलिकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक केंद्र बना लिए, ठीक है। तो 1501 में वापस आया, और अब की बार आया तो वो पूरा अपना व्यापार की दृष्टि से और भी लोगों को साथ में लेके आया होगा। तो यहाँ पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि दोबारा आया है 1501 में, और फिर कालीकट, कोचीन, कन्नौर, कोचीन, कोचीन बंदरगाह आपने सुना होगा, है ना, कोचीन केरल में ही है, कोच्चि सुना होगा, कोच्चि केरल के अंदर, ठीक है। तो कलिकट है, कोचीन है, और कन्नौर में अपना व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित कर लिए, मुगलों से ही एक प्रकार से इजाजत लेके, ठीक है। उन्होंने कलिकट कोठी की किलेबंदी कर ली, मतलब कलिकट का एरिया कवर कर लिया कि भैया हम इसमें अपना खुद का व्यापार करेंगे, और हम दूसरे को किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ठीक है।
पुर्तगाल आधिपत्य के प्रदेशों का जो पहला वायसराय बना, पुर्तगालियों का जो सबसे पहला वायसराय था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। आपको हो सकता है पहली बार जो पढ़ रहा हो तो ये नाम पढ़ने में उसको थोड़े अजीब भी लगे, लेकिन वो अभ्यास से सब कुछ आ जाता है। फ्रांसिस की डी अल्मोड़ा। देखिए, एक अल्मोड़ा आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर एक हिल स्टेशन भी है इन प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो है एक हिल स्टेशन है वर्तमान के अंदर, और ये कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? ये उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505। इसकी सामुद्रिक नीति ब्लू वाटर नीति, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर कि ब्लू वाटर नीति के लिए कौन जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लू वाटर नीति के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जाना जाता है। तो ब्लू वाटर की नीति का मतलब यह कि सामुद्रिक शक्ति का विकास, ये अपने समुद्र की शक्ति को डेवलप करना चाहता था, ठीक है। डी अल्मोड़ा का ध्यान समुद्री शक्ति के विकास में ज्यादा था, वो चाहता था कि समुद्रिक शक्ति उसकी बढ़े, ठीक है। अब बात आती है अल्बुकर्क की। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, हम इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के रखें, क्योंकि अल्बुकर्क एक ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया। ठीक? सती प्रथा का विरोध किया। तो सती प्रथा का विरोध करने वाला सबसे पहला विदेशी जो है वो अल्बुकर्क है, ठीक है। अभी अपन आगे ही पढ़ने वाले हैं। 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया, ठीक है। गोवा पे कब्जा किया और पुर्तगाल के कब्जे से 1962 में मुक्त करवाया। आपको मालूम है कि गोवा को जब इसको आजाद कराया गया था तो गोवा और दमन द्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में जाके 1987 में 1987 में इस गोवा को दमन द्वीप से अलग करके एक सेपरेट राज्य बना दिया गया। तो अब फिर गोवा क्या बन गया? एक राज्य बन गया, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो 1962 में एक मुक्त करवाया। ये बाद में जब हमें आज़ादी मिल गई, हमारा संविधान बन गया, तब पुर्तगालियों के से पूरी तरीके से मुक्त करा लिया, ठीक है। कब? 1962 में। और फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना दिया गया गोवा को। फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दे दिया गया, ठीक है। अल्बुकर्क ने हारमुज नामक द्वीप को जीता था। तो हारमुज एक आइसलैंड था, द्वीप था, जिसे इसने जीत लिया था, ठीक है। इसने अल्बुकर्क ने। तो यहां समझ में आता है कि हाँ, अल्बुकर्क एक प्रतापी राजा है। और देखें, अल्बुकर्क ने कोचीन में एक दुर्ग बनवाया और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया और अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान गोवा जीत लिया। अब इनको पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ, इन्होंने कैसे अपने धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई है, ठीक है। अब इनका अंग्रेजों से जब सामना होगा ना, तो अंग्रेज इनको अपने आप साइड में कर देंगे, ठीक है। अब देखो, एक नाम और मिलता है नीनो डी कुन्ना, ये भी पुर्तगाली है। 1529 से 1538 तक नीनो डी कुन्ना पुर्तगाली गवर्नर था। 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से इसने गोवा स्थानांतरित कर दिया। 1961 तक भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनी रही। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत में समुद्र के समीप कई बस्तियां बसाई और बंगाल में पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती जो थी वो थी हुगली। और ये जो हुगली है ये आता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर आता है हुगली। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति था। अरब व्यापारी पुर्तगालियों के विरोधी थे, यानी जो अरब व्यापारी थे वो पुर्तगालियों के विरोधी इसलिए थे क्योंकि पुर्तगाली तंबाकू लेके आए, आलू लेके आए, मिर्च लेके आए, तो स्वाभाविक है पुर्तगाली ज्यादा, है ना, इनको रिस्पांस दे रहे थे, तो अरब व्यापारी इनसे जलने लगे थे। तो एक प्रकार से फिर इन्होंने अपने हिसाब से इनको अंग्रेजों को भड़काया, जो भी है। पुर्तगालियों ने 1554 से 54 में द्वीप और 1538 में दमन, तो ना गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, वो लिखा हुआ है, ठीक है। पुर्तगालियों ने स्पेन के अधिकार में जाने से पुर्तगालियों की सेना, नौसेना जो थी वो कमजोर हो गई। यानी कि जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के स्पेन के अधिकार में, यानी हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल एक कंट्री है सेपरेट और स्पेन ने
पुर्तगाल पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। हालांकि पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल जहां तक है लिस्बन, टंगस, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुर्तगाल के स्पेन के अधिकार में, स्पेन ने अपने अधिकार कर लिया, तो इनकी सेना क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, क्योंकि इनके सैनिक वहां पहुंच गए होंगे इस वजह से। भारत पर भी उनका वर्चस्व क्या हो गया, कम पड़ गया, यानी इनकी पावर कम हो गई, तो अंग्रेज इन पे हावी हो गए। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत में तंबाकू, आलू और मिर्च, मक्का मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर आए थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में, गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया गया था हमारे भारत में, यहां से हमारी बुक्स जो है ना वो प्रिंट होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी थी गोवा में। किसने की थी, पुर्तगालियों ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें पता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में डच आए थे, तो डच की अपन डिटेल पढ़ेंगे, बट आज मैंने आपको केवल पुर्तगालियों को पढ़ाया है। इनके बाद में हम डच को पढ़ेंगे, अंग्रेजों को पढ़ेंगे, फ्रांसीसी को पढ़ेंगे, डेनिस को पढ़ेंगे, सब हम क्रम से अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास रही आपकी, जिसमें हमने एक तो मराठाओं को पढ़ा है, और दूसरा हमने पढ़ा है इसमें यूरोपियों के आगमन के बारे में, ठीक है। तो यूरोपियों का आगमन अब हो चुका है। यहाँ हम अंग्रेजों के बारे में और कुछ राज्य स्थापित हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंग्रेजों के कैसे गवर्नर बनते चले गए, कौन कौन से गवर्नर थे जो शुरुआत से लेके आखिरी तक रहे, लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी में हम पढ़ते हैं, और फिर सी राजगोपालचारी जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे हमारे, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो लास्ट में हमारे भारतीय 1947 तक ये अंग्रेज रहे हैं, ठीक है। तो हम इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन गवर्नर था, कौन वायसराय था, कौन गवर्नर जनरल था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो भी चीजें आज आपको बताई गई हैं उनका बढ़िया से आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, और ऐसे ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।